वेरी गुड मॉर्निंग सभी मित्रों को, सभी भाइयों बहनों को मेरा बहुत गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार। और चाहता हूं कि आप मेरी बात ध्यान से सुने और मैं अपने अपने स्पीचेस को, लेक्चर्स को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। और अब ये मेरी आशा है कि आप सभी रिस्पॉन्स करें कि मैं अप टू द मार्क में अपनी बातों को रख पा रहा हूँ कि ठीक है। तो चलिए अपने इंट्रोडक्शन वक्त की बर्बादी तो नहीं, अब सीधा पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि मैंने समझाया था कल आपको कि कॉन्सेप्ट ऑफ अनगवर्नेबिलिटी, तो उसमें मैंने समझाया कि पाकिस्तान इंडिया क्रिएट हुए, आप जानते होंगे, वोट हुआ जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे आपका, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पेशावर, सिंध, आपका सिंध, कराची, लाहौर पंजाब और बलूचिस्तान, और इधर बंगाल, कलकत्ता। तो ये मुस्लिम मेजॉरिटी थे। तो इसीलिए जो है माउंट बैटन और ब्रिटिश पे आरोप था, तो उन्होंने फेयरली हिंदू मेजोरिटी है, मुस्लिम मेजोरिटी है के हिसाब से इंडिया पाकिस्तान, जिसका कि अनफिनिश्ड एजेंडा था कश्मीर, ठीक है। ये मैंने आपसे बताया। और ये था, तो मैं बता देता, तो चाहे वो कोई कहे ना कहे, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल झलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, और गाहे सब जय गाथा, जय 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 है भारत भाग्य विधाता। तो ये तो पंजाब सिंध तो आरएसएस नहीं कह रही है, बीजेपी नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी कह रहे पंजाब सिंध भारत का हिस्सा है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ठीक है, जो आज पाकिस्तान में। तो पंजाब और सिंध की बात मैंने कही, समझा रहा था कि 1958 में जो वहाँ के प्रेसिडेंटशिप होती है पाकिस्तान की, प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि नेता जो इतने करप्ट है, गिरे हुए हैं, इतने फ्रॉड है, धोखेबाज है, कि अब किसी भी नेता पे हम किसी भी नो लीडर, नो पॉलिटिकल पार्टी हैज एनी सॉर्ट ऑफ रेस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी। इसीलिए जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि समझ लीजिए कोई नेता अच्छा भी, हम मानते हैं भारत में आज भी एटलीस्ट 10-20% अगर नेता अच्छे भी होंगे पॉलिटिक्स में। आईएएस का एग्जाम आपने बहुत, आप अच्छे हैं पढ़ाई में, आपने एक साल घर को, रूम को बंद करके 12-12 घंटे पढ़ाई की, आपने आईएएस निकाल लिया। जिस दिन आपने निकाल लिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया और आपकी नौकरी फिक्स हो गई। लेकिन पॉलिटिक्स में ये नहीं है, पॉलिटिक्स में हर बार इलेक्शन लड़ना पड़ता है। और समझ लीजिए दिल्ली का भी इलेक्शन, जैसे मोदी जी का भी देखिए, एक सर्टेन वोट परसेंट है बीजेपी का। अब दिल्ली में इलेक्शन जीत गए, लेकिन फिर स्टेट जैसे कर्नाटका हुआ, हिमाचल हुआ, मणिपुर हुआ, हर स्टेट में 28 स्टेट है, तो 5 साल तक इलेक्शन रोटेटिंग में चलता ही रहता है, ठीक है। तो अगर दिल्ली में आप इलेक्शन जीत भी जाते, स्टेट्स में बीजेपी, जैसे देखिए अगर भारत के मैप को देखें और पंजाब को देख ले, उसमें, और फिर आप दिल्ली आम आदमी पार्टी, और आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को, कर्नाटका है आपका, जो पहले राजस्थान भी था, तो आधे से ज्यादा मैप में तो इन 10 सालों में बीजेपी का रूल ही नहीं रहा है, क्योंकि स्टेट कलकत्ता, बंगाल तो अभी जीत ही नहीं पाई बीजेपी, एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ, लेकिन आज जो मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, मैं 2-3 चीज कहूंगा और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली समझाऊंगा। जो सबसे, देखिए अभी नेता मोदी जी ने सरदार पटेल, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले होम मिनिस्टर थे, उनकी मूर्ति बनाई, उस वहां पर नेताजी का कर्तव्य पथ पे बनाया। तो बहुत डिबेट हुआ, पटेल वर्सेस नेहरू, ठीक है, क्योंकि पटेल जी का हार्ड लाइन फोर्स तो हैदराबाद को, जो इंडियन आर्मी ने कैप्चर किया या उसको भारत में मिलाया, और फिर नेताजी ने, तो ये बात आती है। लेकिन चलिए, और सबसे सेमिनल या सबसे क्रिटिकल डिबेट था पटेल वर्सेस नेहरू, या नेताजी वर्सेस नेहरू, क्योंकि इसलिए कि नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, क्योंकि भाई जब प्रधानमंत्री, रिस्पॉन्सिबिलिटी या देश का भाग्य उन्हीं के ऊपर आधारित है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे। तो ये हुआ, क्योंकि हो सकता है आप हिस्ट्री की बुक में पढ़ा सचिन तेंदुलकर वर्सेस वीरेंद्र सहवाग, सचिन वर्सेस राहुल द्रविड़, सचिन वर्सेस सौरव गांगुली, आप पढ़ते हैं कि भाई कैसा क्या किसकी प्रॉपर्टी थी। सचिन तेंदुलकर टोटल टेस्ट वनडे के सबसे, राहुल द्रविड़ जी की बात करेंगे तो टेस्ट क्रिकेट, अभी तो उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, टेस्ट क्रिकेट के लिए राहुल द्रविड़ जी को बहुत याद किया जाएगा, क्योंकि उनका स्पेशलिटी थी। वीरेंद्र सहवाग जी की बात करेंगे तो वो सचिन, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण के होने के बावजूद एक ऐसा प्लेयर है जिसने स्ट्राइक रेट में मारपीट करके खेलने में सबको सुपरसीड कर दिया, तो वो थे वीरेंद्र सहवाग, ठीक है। ये होती है। तो अब आते हैं आज पे। तो मैं मानता हूँ जो हुआ, क्योंकि मोदी जी ने कर्तव्य पथ बनाया, नेताजी की मूर्ति बनाई वहां पर, गुजरात में सरदार पटेल को नहीं, तो ये डिबेट हुआ, होगा ही होगा। जैसे मैंने सचिन तेंदुलकर वर्सेस वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर वर्सेस राहुल द्रविड़, अब एनालाइज करते हैं। उसी प्रकार से एनालाइज किया जब उसने, तो सचिन वर्सेस, तो ये तो नेताजी वर्सेस नेहरू और नेताजी वर्सेस पटेल, ऐसी बात हुई। नेताजी वर्सेस जवाहरलाल, श्री नेहरू जी का जो एनालिसिस था कि नेताजी की इंडियन नेशनल आर्मी क्रिएट की,
और दूसरा था सरदार पटेल। तो ठीक है, वो होता है, जैसे मैंने आपको क्रिकेट टीम में गवास्कर वर्सेस कपिल देव जैसे होता है ना, पहले होता था कि आप एनालाइज कर रहे हैं कैसा है, ठीक है। ध्यानचंद वर्सेस मेजर बलबीर सिंह सीनियर, ध्यानचंद आजादी का, बलबीर सिंह सीनियर आजादी के बाद के बलबीर सिंह दोसांझ, ठीक है। मैं प्रियेश को ये बात कहना चाहूंगा, ठीक है। देखिए 5 मिनट हो गया, मैं अपनी बात को छोटे में रखना चाहता हूं। तो सबसे सेमिनल डिबेट है आज की मैं मानता हूँ गांधी जी वर्सेस अंबेडकर जी, जो, और ये बात मैं थोड़ी सी अब मैं थोड़ी सी क्रिटिकल बात कहना चाहूंगा। देखिए इंडिया जैसे हम बात करते हैं, पाकिस्तान में 4 बार मिलिट्री डिक्टेटरशिप रहेगा, अयूब खां, फिर अय्या खां, फिर अभी मुशर्रफ, और फिर मुशर्रफ बाद में थर्ड नंबर जियाउल हक, अयूब खान, याह्या खान, और अभी जनरल मुशर्रफ थे आखिरी डिक्टेटर, उसके पहले जनरल जियाउल हक थे। पाकिस्तान में 4 बार मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई है। इंडिया को बहुत घमंड करते कि हमें नहीं, एक बार इंडिया में भी डिक्टेटरशिप आई है, भयानक डिक्टेटरशिप आई है, वो मिलिट्री नहीं थी, वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा वो संचालित थी कही, या डेमोक्रेसी वाज डिक्लेयर्ड बाय श्रीमती इंदिरा गांधी। एंड उसमें जो था कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज चेंज कर दिया गया, सेकुलर सोशल वर्ल्ड लगा के नसबंदी हुई, जो आपका बर्थ कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन का है, इसीलिए इंदिरा गांधी अपना सीट रायबरेली, मैंने कई बार आपको बताया कि उस समय क्या कॉन्सेप्ट था। अभी आज इमरजेंसी की बात कभी और, आज बस इमरजेंसी का मैं नाम ले रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं आज की जो है करंट इशू पे, ठीक है। और ये मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो देखिए अब क्यों और आज मैं देखिए, अब सुबह कोई मोबाइल कॉल आ जाता है, तो आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि देखिए, और क्योंकि जैसे कुछ और छोटा चीज़ ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने उस दिन भी बात बताई थी, तो एक नाम आता है पाकिस्तान, बेनज़ीर भुट्टो। तो देखिए वो पाकिस्तान और इंडिया क्या संबंध रहा, आप जानते हैं, दोनों कई बार वॉर के युद्ध के कगार पे हैं। और बेनज़ीर भुट्टो की फैमिली जुल्फिकार भुट्टो के साथ कहा था 1000 साल कश्मीर के लिए लड़ेंगे। तो आप सोचेंगे मैं बेनज़ीर भुट्टो की खिलाफत करूंगा, नफरत करूंगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक्सेप्ट कश्मीर, क्योंकि कश्मीर को हम डिस्प्यूट अगर ना भी कहें, शिमला एग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन को देखें तो बाइलैटरल इशू कहा जाता है। तो कश्मीर इज अ बाइलैटरल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। और ये शिमला एग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन में कश्मीर को बाइलैटरल मैटर माना गया है, ठीक है। तो कोई पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई जो कश्मीर नहीं करेंगे तो वहां टिकना नामुमकिन है, ठीक है, ये बात मान ले। तो बेनज़ीर भुट्टो कश्मीर के लिए हम जिम्मेदार तो कहेंगे, उन्होंने वो कहा था इट इज अनफिनिश्ड एजेंडा, और 1000 साल हम लोग इसके लिए वो क्या खिलाफत करेंगे या वो लड़ेंगे कश्मीर के लिए। तो लेकिन 1991 की बात है, वीपी सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री थे। लेकिन कश्मीर के इशू को छोड़ दें तो मैं पाकिस्तान में ये मुशर्रफ, जियाउल हक और इन सबसे कई बेटर बेनज़ीर भुट्टो को मानता हूँ। क्यों? मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि दो बात थी। पहली बात तो उस जस्टिस में जहाँ उसके पिताजी को मार दिया, फांसी दे दिया जुल्फिकार भुट्टो को, और कई उनके भाइयों को पकड़ लिया, जेल में कर दिया, किसी की जान ले ली, उनके रिलेटिव्स को, बेनज़ीर भुट्टो के रिलेटिव्स को। उस देश में डेमोक्रेसी, और ये हुआ भी था, राजीव गांधी तब भारत के प्रधानमंत्री थे, तो बेनज़ीर जी आई थी, और तो राजीव गांधी और बेनज़ीर भुट्टो के बीच में बहुत अच्छा एक वो हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, और फिर कहा था राजीव गांधी ने उनको वो किया था बेनज़ीर भुट्टो कि भाई मैं थैंक यू, मैं आई कांग्रेचुलेट यू फॉर पाकिस्तान में फिर डेमोक्रेसी आई है, ठीक है। तो बेनज़ीर जी और राजीव जी का हुआ था, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, नवाज शरीफ का लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, फिर बेनज़ीर जी 2007 में थे, उसके बाद उनका असैसिनेशन, उनकी हत्या कर दी गई, ठीक है। लेकिन मैं दिल से कहता हूं कि मैं बेनज़ीर भुट्टो जी की प्रशंसा करता हूं कि भाई पहली बात तो पाकिस्तान जैसे देश में उन्होंने डेमोक्रेसी लाई, क्योंकि देखिए जब मिलिट्री रूल होता है ना, तो अब राजा महाराजा का रूल है, उससे लोग कोई मतलब लोग मर जाए, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी जब होती है, जैसे आज मोदी जी हैं, मनमोहन जी, एक्सेप्ट इंदिरा गांधी के 2 साल डेमोक्रेसी से भारत में रही है, तो डेमोक्रेसी में आपको लोगों के पास जाना ही पड़ेगा। एक जिसको आप एक अनपढ़ गंवार घटिया आदमी कहते, गिरा हुआ आदमी, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो ऐसा बोलने भी शर्म आते हैं, उससे भी आपको बात करनी पड़ेगी। वोट से डेमोक्रेसी होती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। पाकिस्तान में यूएस ने उसको बहुत तेज कहा कि इफ डेमोक्रेसी इज कर्टेल्ड and army takes over the matter of states affair, then every relation with Pakistan means क्या कहते हैं, every militarily, infrastructurally, monetarily कोई भी relation with Pakistan will be stopped। तो इसीलिए जो है पाकिस्तान ने जो है इमरान खान, उसके पहले
और भी बनाना पड़ा, इलेक्शन कराना पड़ा पाकिस्तान को, करते तो क्या करते, ठीक है। तो एक्चुअली जब ये मैं थोड़ा बता देता हूँ, जब वर्ल्ड यूएन बना आफ्टर 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये 5 देश देश जो जीते थे, जिनके लिए इंडिया लड़ी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जहाँ मेरे दादाजी जो आर्मी में थे, ठीक है। कौन था आपका? पांच देश, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, अमेरिका मतलब यूएसएसआर, सोवियत रशिया, चाइना। ये 5 फंडामेंटल आपके वीटो पावर मेंबर्स हैं यूएन में, और सब रोलिंग है, इंडिया और सब रोलिंग है मेंबर्स हैं। भारत देश को आप ले लीजिए, ठीक है, अगर मतलब कि टेम्पोररी मेंबर्स, और ये पांच जो है फंडामेंटल डिसीजन मेकर्स है यूएन में, ठीक है। तो ये मैं आपसे आप समझा रहा था। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा रुक जाता है कभी कभी, क्योंकि आप जानते हैं ये कनेक्टिविटी कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अब आते हैं बेनजीर भुट्टो पे, तो ठीक है, एक्सेप्ट तो 87 वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का, तो उसमें उसमें जियाउल हक और राजीव गांधी की डिप्लोमेसी होती है, और कलकत्ता में फाइनल होता है, एक कराची में मैच होता है, एक होता है आपका बॉम्बे में सेमीफाइनल, तो ये होता है। फिर 1996 में जो सबसे बड़ा था, लाहौर में फाइनल होता है, तो श्रीलंका और इंडिया का सेमीफाइनल कलकत्ता में, जिसमें दंगा हो गया था। और दूसरा सेमीफाइनल हुआ था आपका दूसरा सेमीफाइनल हुआ था आपका एक इंडिया इसमें हुआ था, एक मोहाली में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का। फिर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का लाहौर, श्रीलंका पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनता लाहौर में, ठीक है, बेनजीर भुट्टो। तो एक्सेप्ट कश्मीर, मैं बेनजीर भुट्टो की तारीफ करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को लाई, और उनकी हत्या हुई, शहीद हुई। भाई अगर हम मेरे घर में भी कोई शहीद हो जाए, वो मुझसे मेरा दुश्मन हो, मेरे घर के बगल में पड़ोसी, उसकी भी हत्या हो जाए, वो मेरा दुश्मन हो, लेकिन किसी की इतनी बेदर्दी से हत्या हो, तो उसको मैं उसके मेरे आंसू निकल आएंगे उसके लिए। मैं भी एक, आप समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये बेनजीर भुट्टो, तो अब सबसे बड़ी बात है जो अब शुरू हो रहा है, देखिए मैं आपको भूमिका बनाने में मुझे इतना टाइम लग गया समझाने में, अब मेन पॉइंट पे आते हैं। अब थोड़ा जल्दी बोलना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो कह रहा था कि प्रियेश 2020 क्रिकेट है, बहुत टाइम मत लिया करो, लेकिन कुछ चीजें बिना टाइम के बताई नहीं जा सकती, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे सेमिनल डिबेट है गांधी जी वर्सेस अंबेडकर जी। ये जैसे मैंने बेनजीर भुट्टो की आपको एग्जाम्पल प्रशंसा की हमने, तो अब मैं ये कह रहा हूँ, जो तथाकथित इंडिया में, या इंडिया में एक तथाकथित राइट विंग कह लो, एक लेफ्ट विंग कह लो, ठीक है, उसमें मैं नहीं उसको भी मैं एनालाइज करूंगा। लेकिन अभी मैं जो कहना चाहता हूं, तो जो भारत में सेक्युलर या जो लेफ्टिस्ट जो फिलॉसफी है, उनसे आज मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप बहुत सीरियस बात मैं कह रहा हूं, कि अगर आप लेफ्टिस्ट या जो सेक्युलर या लेफ्टिस्ट फिलोसफिकल जो माइंडसेट है उनसे, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग बीजेपी को, देखिए बीजेपी को स्केपगोट, बलि का बकरा बनाने से आपका जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूँ। तो अगर आपको रिलीजियन और मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, इसको समझना है, कहते हैं ना, जैसे हमने कहा ना, सचिन वर्सेस राहुल द्रविड़ की एनालिसिस होती है क्रिकेट को लेके, तो रिलीजियन वर्स धर्म या रिलीजियन, मैं नहीं, लेकिन कई लोग इसको बराबर मानते हैं, रिलीजियन वर्सेस मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को समझना है, तो सबसे सेमिनल, सबसे क्रिटिकल डिबेट है आपकी गांधी वर्सेस अंबेडकर। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से। तो अंबेडकर जी कह रहे हैं, अगर 1932 पूना पैक्ट को देखिए, वही रिजर्वेशन का बेसिक थ्योरी है, ठीक है, जब क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट हिंदू और मुसलमानों का इन्होंने 1916 में लखनऊ में कर दिया, और पंजाब में अकाली मूवमेंट था, लेकिन ये 84 में ब्लू स्टार हुआ, तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन तीसरा था सबसे बड़ा, ये दलित जो है फैक्टर, ठीक है। क्यों मैं कह रहा हूँ, सही मायनों में अगर आप देखें, तो जब 1929-30 में लाहौर रेजोल्यूशन था पूर्ण स्वराज, तो 3 जनों ने इसका विरोध किया। जिन्ना साहब ने कहा कि हिंदू मुसलमान अलग मुल्क है, 2 नेशन थ्योरी। मास्टर तारा सिंह, तो उन्होंने कहा हिंदू रूल ओवर सिख। और होम रूल के समय से अगर देखें, अंबेडकर जी ने कहा दिस विल बी अगेन अ ब्राह्मणिकल रूल, ठीक है। तो इसीलिए 3 जन ने अपोज किया था। जिन्ना साहब का बहुत क्रिटिकल था, वो तो कह रहे थे अलग पाकिस्तान की, बाद में बना पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन सबसे जो क्रिटिकल चीज है वो है गांधी वर्सेस अंबेडकर। में क्यों कह रहा हूं, तो अब अंबेडकर जी का जो कहना है वो है ये, और आज के सभी जो सेक्युलर जो सेक्युलर लेफ्टिस्ट सेक्युलर फिलॉसफी है, उसको इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब गांधी जी और अंबेडकर जी की मैं आपको बात समझाता हूँ। तो अंबेडकर जी का मैं, क्योंकि मैं ले सकता हूँ तो इसको 3-4 घंटे में समझा सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोग को जो है बोर नहीं करना चाहता, आप लोग को बहुत ज्यादा आप लोग को समय नहीं ले, मैं थोड़ा पहले एक थोड़े थोड़े पीछे से बताता हूँ, बाद में मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं एक इनिशियल बिगिनिंग कर देता हूँ। तो अंबेडकर जी कह रहे एनहाइलिएशन ऑफ कास्ट,
कि कास्ट पूर्ण रूप से जो है उसका एनहाइलिएशन होना चाहिए, वो पूर्ण रूप से उसकी समाप्ति होनी चाहिए। लेकिन गांधी जी का जो फिलॉसफी है वो कहने कास्ट इज द हिस्टोरिकल टेक्सचुअल, मतलब ऐतिहासिक और क्या नाम है, साहित्यिक, ऐतिहासिक साहित्यिक, और दूसरा क्या है, सांस्कृतिक एक इतिहास है भारत का, भारत का कास्ट। हाँ, अगर हम कास्ट को, तो गांधी जी कह रहे हैं कि जैसे उसने कहा, जो एक्चुअली गांधी जी बनिया समाज या वैश्य समाज से थे, जैसे पंडित नेहरू ब्राह्मण थे, आपका ध्यानचंद ठाकुर थे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो गांधी जी ने, पुना पैक्ट 32 की मैं बाद में बात करता हूँ, उसके पहले इस पे आता। तो गांधी जी का फंडामेंटल कहना है, तो उन्होंने कहा कि ग्रंथ, वेद और जो है धार्मिक की पुस्तकें, अगर आप मुझसे, तो मैं तो बाइबल भी पढ़ सकता हूँ, मैं कुरान भी पढ़ सकता हूँ, मैं सनातन धर्म के सारे किताबें पढ़ सकता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं पढ़ने में, मैं तो पढ़ने की मेरी शौकीनता है या पढ़ने की मेरी रुचि है, ठीक है। लेकिन गांधी जी और अगर अंबेडकर जी के सेमिनल डिबेट को आप पढ़ेंगे या बहुत ही क्रिटिकल डिबेट को, तो गांधी जी कह रहे हैं कि जो है आपके सारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, रिलीजियस टेक्स्ट है, उसको पढ़ने का सबको अधिकार है, सब पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे उपार्जन मतलब उससे उपार्जन करने का जो ऐतिहासिक जो परंपरा है, वो ब्राह्मण समाज की है, ये गांधी जी कह रहे हैं। गांधी कह रहे हैं कि भाई ये इतिहास है भारत का। हाँ, मतलब मैं अकेले आके कोई, आप ये नहीं कि इतिहास को आप कट पेस्ट कर दे, ठीक है। और अंबेडकर जी कह रहे एनहाइलिएशन ऑफ कास्ट, एनहाइलिएशन